हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। आज एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो शायद मुझे लगता है कि ये वीडियो मुझे बहुत पहले बना देना चाहिए था। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ टॉपिक्स ऐसे हों रेलेवेंट तो बता दीजिए करेगा, जो शायद मुझे ना पता हो कि ये ज़रूरी हैं और मैं बना दूँ वीडियो। देखो, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि मेरा हम जब भी हार्ट के टेस्ट के नाम लेते हैं तो ज़्यादातर लोग क्या टेस्ट कराते हैं मालूम है? ईसीजी, लिपिड प्रोफाइल, है ना। ये दो टेस्ट कोलेस्ट्रॉल के चेक करा लिया मैंने, ईसीजी करा लिया, इसका मतलब मैं ठीक हूँ। बहुत ज़्यादा हुआ तो किसी ने इको करा लिया तो मैं ठीक हूँ। मैं आज लिपिड प्रोफाइल की बात करने जा रहा हूँ। लिपिड प्रोफाइल यानी जिसमें कई तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। जनरली हम 3 तरह के कोलेस्ट्रॉल उसमें आज मैं आपके लिए बताऊंगा जो ज़रूरी हैं। एक टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, एक एचडीएल और एक एलडीएल। एचडीएल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम एचडीएल और एलडीएल को देते हैं। और आज का टॉपिक ये है कि नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल होने के बावजूद हार्ट अटैक हो सकता है। तो इस खुशफहमी के शिकार ना हो। मेरा तो लिपिड प्रोफाइल हमेशा नॉर्मल आता है और मेरा ईसीजी भी नॉर्मल आता है, तो मुझे तो हार्ट प्रॉब्लम हो नहीं सकती। आप यकीन नहीं मानेंगे कि 50% से ज़्यादा पेशेंट में लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल होता है जिनको हार्ट अटैक होते हैं। समझे? इसीलिए मैं बार बार जोर देता हूँ कि भाई 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 अपना वो वाला टेस्ट जिसके बारे में बाद में बताऊँगा वो करा लें। और ऐसे क्या रीज़न है आखिर क्यों लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल होने के बावजूद लिपिड प्रोफाइल में भी ये देखा गया कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने के बावजूद हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को देते हैं, उसके बाद एचडीएल को। ये दो, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये देखा गया कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ रहा था फिर भी हार्ट अटैक हो गया, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ रहा था फिर भी हार्ट अटैक हो गया। तो यही टॉपिक है, बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। और इस बार का फाइब्रोस्कैन कैंप 3rd सैटरडे को लग रहा है। जिन लोगों को कराना हो प्लीज़ मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। और बाकी अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक लेके, प्रभु का नाम, है ना। आज तो मंगलवार है। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। तो दोस्तों, जो टॉपिक है वो यही है कि लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल होने के बावजूद भी हार्ट अटैक क्यों हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़, खाली लिपिड कोलेस्ट्रॉल ही एक फैक्टर नहीं होता, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, और भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक और प्लग जो बनने शुरू हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। ठीक है, जो थक्का होता है, खून का जो नाड़ी में जमा हुआ है वो टूट जाता है बिना कोलेस्ट्रॉल के बढ़े हुए भी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल है वो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हम मानते हैं कि किसी भी हालत, आइडियल कोलेस्ट्रॉल 100 से नीचे होना चाहिए, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए एलडीएल। किसी भी हालत में 130 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब जो माना जा रहा है कि एलडीएल हमें 70 से नीचे रखना चाहिए। हार्ट पेशेंट में तो बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है, तो अगर जिनको हार्ट अटैक हो गया उनका एलडीएल तो 60-70 के आसपास रखना है, इससे नीचे ही रखना है। लेकिन ये भी माना जाता है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के भी कई सब टाइप होते हैं, एलडीएल जैसे बी टाइप। तो हम सिर्फ एलडीएल को मेज़र करते हैं और बाकी एलडीएल जो सब टाइप होते हैं उसको मेज़र नहीं कर पाते। नंबर 1 ये चीज़ हो गई। ऐसे ही एचडीएल है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है आदमियों में 40 से नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब एचडीएल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल, वो आदमियों में 40 से नीचे नहीं होना चाहिए, औरतों में 50 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो उसको मानते हैं बुरा, क्योंकि वो भी एक रिस्क फैक्टर है। गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना चाहिए, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए। लेकिन एक जो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक और जो रिस्क फैक्टर है, जो कि जेनेटिकली एक कोलेस्ट्रॉल होता है, एक टाइप का कोलेस्ट्रॉल जो जेनेटिकली इन्फ्लुएंस होता है, जो हमारे डाइट से जिसका कोई रिलेशन नहीं होता, हम कितना भी कुछ कर लें उस पर कोई असर नहीं पड़ता, हम कितना भी अपनी डाइट ठीक कर लें, लाइफस्टाइल ठीक कर लें, उस पर कोई असर नहीं पड़ता, और वो होता है
LPA, ठीक है, LPA कोलेस्ट्रॉल। जो LPA कोलेस्ट्रॉल होता है बिल्कुल LDL कोलेस्ट्रॉल की तरह ही होता है। इसमें एक एडेड यूनिक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं एपोलाइपोप्रोटीन A, और ये इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है, ये अलग से एक रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए, स्ट्रोक के लिए, ऑर्टिक स्टेनोसिस के लिए, बड़ी सारी हार्ट प्रॉब्लम के लिए LPA एक अलग से रिस्क फैक्टर है। ज़्यादातर डॉक्टर ये टेस्ट नहीं कराते हैं, मैं भी नहीं कराता हूँ। क्यों नहीं कराते हम लोग ये टेस्ट? जब इतना बड़ा रिस्क फैक्टर है ये, तो क्यों नहीं कराते? पहली चीज़ ये कि ये जेनेटिक, इसका सीधा सीधा जेनेटिक से संबंध है, आपके खानदान से संबंध है। दूसरी चीज़ इसलिए भी टेस्ट नहीं कराते कि इसको कम करने की कोई दवाई नहीं है, आ तो गया ये, अब आप जितना भी लाइफस्टाइल ठीक कर लो, कुछ भी कर लो, ये कम ना होने वाला LPA। अब कुछ जगहों पे कराना शुरू कर दिया गया है क्योंकि कुछ एडवांस मेडिसिन आ रही हैं जो इसको कम कर सकती हैं। हालांकि बहुत सारी मेडिसिन एक्सपेरिमेंटल हैं, तो इसलिए LPA टेस्ट नहीं कराते ज़्यादातर डॉक्टर। लेकिन अगर आप रिस्क ढूंढना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चल जाए, तो एटलीस्ट देखो, एक चीज़ होती है कि आपको अगर पता चल गया मेरा LPA ज़्यादा है, तो फिर आप जिम में जाके हैवी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फिर आप अपनी CT कोरोनरी एंजियोग्राफी जल्दी करा लोगे क्योंकि इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है। फिर आप अपने टेस्ट टाइम टू टाइम बाकी टेस्ट भी कराते रहोगे, फिर आप अपने, अब बात तो वही है कि हम, अगर आप बोल रहे हो सर कोई एक्सरसाइज से फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, लेकिन आप हैवी एक्सरसाइज करने से तो बच सकते हैं ना, क्योंकि ऐसे पेशेंट में जहाँ पे रिस्क फैक्टर है वहाँ पे बहुत हैवी एक्सरसाइज करने से प्लग रप्चर कर सकते हैं और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है और हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इसलिए, और LPA की जो यूरोप में तो LPA टेस्ट किया जाता है, अमेरिका में कुछ पेशेंट्स में जो रिस्क पे हैं, है ना, उन लोगों में किया जाता है। पर मुझे लगता है कि LPA टेस्ट करवाना ना करवाना बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि हम कराएं या ना कराएं, क्योंकि अगर कराने के बावजूद सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि आपका रिस्क फैक्टर पता चल सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि कराना चाहिए कि आपका रिस्क फैक्टर एडेड हो गया। लेकिन बात वही है कि पेशेंट और डर जाएगा कि साला इसका कुछ कर नहीं सकता मैं, और ये LPA मेरा बढ़ा हुआ आ रहा है, मैं करूं क्या डॉक्टर साहब, करूं क्या। स्टेटिन जो होती हैं वो LDL कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती हैं, LPA को कम नहीं कर सकती। तो फिर फ़ायदा क्या है इस टेस्ट को कराने का? सिर्फ एक ही फ़ायदा है, आपको एडेड रिस्क फैक्टर पता चल जाता है, दैट्स ऑल। तो आप अपने जो इस तरह के काम हैं, जो उल्टे सीधे काम, वो मत करें, जिससे कि आपकी लाइफ सेव हो जाए। तो ये तो LPA के ऊपर मैंने बता दिया, लाइपोप्रोटीन A के ऊपर। अब आते हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर। दूसरे रिस्क फैक्टर क्या हैं, क्यों ऐसा होता है कि आपका LDL नॉर्मल होने के बावजूद भी हार्ट अटैक हो जाता है? बंद कर दो। और दूसरी थ्योरी है कि जो बाकी रिस्क फैक्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कोलेस्ट्रॉल के अलावा। तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो जो बाकी रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, इंडिया में करीब हर अगर देखा जाए तो करीब 60 मेरे ख्याल से 1/3 हर तीसरे पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है, हर चौथे पेशेंट को शुगर है ना। तो ये भी एडेड रिस्क फैक्टर हैं। अगर आप स्मोक करते हैं, आप मोटापा है, आपको स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, या जेनेटिक आपकी इस तरीके की अर्ली एज में आपके यहाँ पे हार्ट अटैक हुए हैं, 55 साल से कम में हार्ट अटैक हुए आपकी फैमिली में, कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है, तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। और ये बताया गया कि ये सब, और साथ में एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब मिलके इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आपकी आर्टरी जो होती है, कोरोनरी आर्टरीज को डैमेज करती है, और जो वहाँ पे प्लग रप्चर हो जाता है, जो थक्का बना हुआ है वो टूट सकता है कभी भी, जबकि कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मल है, ठीक है। और बाकी मैंने सब कुछ बता दिया आपको। एक और हार्ट अटैक होता है जहाँ पे कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो जाता है ना, सिकुड़ जाती है कोरोनरी आर्टरी सडनली। कई बार जो लोग कोकेन वगैरह लेते हैं उनमें भी ऐसा देखा। अब बताता थोड़ी है कि मैंने कोकेन लिया था हार्ट अटैक हो गया, है ना। तो एकदम आर्टरी सिकुड़ गई और हार्ट अटैक हो गया, बिना किसी ब्लॉकेज के भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। थैंक। और एक स्टडी हुई है जिसमें पाया गया कि 75% पेशेंट जिनको हार्ट अटैक हुआ उनका LDL 100 मिलीग्राम या जो टारगेट वो होता है उससे थोड़ा कम था, 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम था। हम बोलते हैं कि हाई को हम बोलते हैं 160 से ऊपर हो जाए तो हाई है, 130 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और टारगेट हमारा होता है 130 से नीचे, आइडियल 100 से नीचे। तो LDL अगर आपका मतलब ठीक ठाक भी है तो भी देखो 75% पेशेंट में हार्ट अटैक हो गया। इसीलिए अब
जो हमारा अब नई अप्रोच बता रहे हैं कि भाई 60 से कम रखना चाहिए एलडीएल को। लेकिन आज एक और बात बता दूं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कि जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड नई गाइडलाइंस आई हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की, अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 को बोलते हैं, इसके ऊपर है तो एलिवेटेड है। तो इसके पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बताना ज़रूरी था कि ये गाइडलाइन थोड़ी इन्होंने चेंज कर दी है। अब ये क्या खिचड़ी पकी हुई है हर साल, मुझे तो लगता है किसी दिन ये 100/70 ना कर दें जिसको हम लो मानते हैं उसको नॉर्मल ना कर दें। अरे बाप रे बाप। चलिए, एक स्टडी हुई है ये जो 2000 से 2006 के बीच में हुई, 1,36,905 पेशेंट के ऊपर स्टडी की गई। इसमें पाया गया कि 72% पेशेंट का एलडीएल 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लो था। ठीक है। और इसमें साथ में ये भी पाया गया कि 54.6% में एचडीएल 40 से नीचे था। तो एचडीएल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना बैड कोलेस्ट्रॉल। इसलिए अब इस पर मैंने वीडियो आज तक नहीं बनाया कि हम गुड कोलेस्ट्रॉल को कैसे बढ़ाएं। अगला वीडियो शायद मैं इस पर ही बनाऊंगा कि हम गुड कोलेस्ट्रॉल को कैसे बढ़ाएं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब मेरा आज यही है कि आधे से ज़्यादा लोग, देखो ईसीजी वैसे नॉर्मल आ जाता है, आधे से ज़्यादा लोगों में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ जाता है, फिर भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो बाकी रिस्क फैक्टर को इम्पोर्टेंस दें। जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने बीपी को नॉर्मल रखें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। जो आप कर सकते हैं, डाइट हो गया, स्मोकिंग हो गया, जेनेटिक्स को हम बदल नहीं सकते। तो मैं एक चीज़ बार बार बोलूँगा कि अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एलपीए करा लें, है ना, अगर आपका एलपीए हाई आता है, एचआरसीपी हाई आ रहा है ना, तो आपको कोई बीमारियां भी हैं शुगर बीपी की, जो मैंने रिस्क फैक्टर बताए, तो अपना सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी नंबर 1 और दूसरा इकोकार्डियोग्राफी, ये 2 टेस्ट जरूर करा लें। क्योंकि ब्लॉकेज, मैं सच बताऊं, अगर रैंडमली आप 100 लोगों को पकड़ के जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, आप रैंडम पकड़ के टेस्ट करा दो 100 लोगों का जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, यकीनन आपको 10 लोगों में मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज निकल आएगी, अच्छी खासी 70% से ऊपर, 100 में से 10 लोगों की। और कम से कम 40-50% की तो निकलेगी। चाहे थोड़ी निकले, कितनी निकले, नॉन क्रिटिकल निकले, 50% से कम निकले, आप यकीन मान लेना कि 40-50% में तो ब्लॉकेज निकलेगी। और ये माना जाता है 50 साल के बाद तो 70% को ब्लॉकेज हो चुकी होती है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। और अब जो यंग एज में हो रहे हैं हार्ट अटैक, तो उसमें ये एलपीए का बहुत योगदान माना जा रहा है। एलपीए, है ना, ऐसा लगता है ना गैस नहीं आती एलपीजी, तो उसके नाम से याद रखना है एलपीए। अगर आपका एलपीए हाई आ रहा है, प्लीज़ सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा लें। अगर आपको रिस्क फैक्टर है, प्लीज़ सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा लें। और मैं फिर बोलता हूं कि मैं आपको सस्ते से सस्ता, अच्छे से अच्छा आपको करा के दूंगा। अगर आपको लगता है आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे नंबर पे 9810416762 पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।